करें स्टार्ट। क्रिप्टो करेंसी जिसको हम कह रहे हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट, 2022 बजट से इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी टैक्सेबिलिटी के लॉ ड्रॉ किए। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन जो रेलिवेंट हैं। फिर हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कौन कौन सी इनकम हो सकती है। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बेचने से ही इनकम नहीं, बल्कि अदरवाइज भी इनकम जनरेट हो सकती है क्रिप्टो करेंसी से। वो हम समझेंगे कैसे और उसकी टैक्सेबिलिटी किस हेड में होगी। सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि वीडीए यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट, वीडीए बोलेंगे हम इसे, क्रिप्टो आप बोल दो, हम वीडीए बोलेंगे क्योंकि टेक्निकल नाम लॉ में करने दिया है वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो हम समझेंगे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड कौन कौन सी इनकम जनरेट हो सकती है। क्या सिर्फ बेचकर हम कैपिटल गेन को डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, पीजीबीपी भी पॉसिबल है, आईएफओएस भी पॉसिबल है। कैसे? सिर्फ बेच के ही इनकम नहीं, बल्कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी एयर ड्रॉप में मिलता है, एयर ड्रॉप क्या चीज है वो भी समझेंगे, तो वो भी आपकी इनकम कंसीडर की जाएगी। किस हेड में वो टैक्सेबल होगा उसे हम समझेंगे दूसरे नंबर पर। फिर हम समझेंगे टैक्सेबिलिटी मालूम हो गया, कैलकुलेशन मालूम हो गया, किस हेड में आएगा मालूम हो गया, 5 हेड में किस में टैक्सेबल होगा। फिर हम उसके टैक्स रेट को समझेंगे और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट समझेंगे टीडीएस प्रोविजन क्या है, इससे रिलेटेड किसकी लायबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि वो उसके ऊपर टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराए। ओके, आपके पास एक तो ये वाला नोट्स बुक है जिसको हम कह रहे हैं डायनेमिक बुक्स। तो ये डायनेमिक बुक्स है जिसमें हमने डायग्राम से आपको ये समझा दिया है। ओके, इसके अलावा एक बुक आपके पास और होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन बुक, जिसमें लॉ लिखा हुआ है। जैसे कि सेक्शन 247A में, 247A में डिफाइन है मीनिंग ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। 3 डेफिनेशन इन्होंने दिए हैं, ए, बी और सी, जिसमें 2 हमारे काम के हैं और तीसरा इन्होंने अपने पास रिजर्व रखा है। एनी अदर डिजिटल एसेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट स्पेसिफाइड। तो तीसरे नंबर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखा है कि इन फ्यूचर वो किसी भी डिजिटल एसेट को वर्चुअल डिजिटल एसेट में डिफाइन करवा सकते हैं और फिर टैक्सेबिलिटी अकॉर्डिंगली हो सकता है। तो ये हमारे लिए 2 डेफिनेशन हमारे काम के हैं। ओके, इसके बाद 56(2)(10 आईएफओएस की इनकम में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, जब हम बात करते थे कि कोई मनी अगर हमें 50,000 से ऊपर मिल जाए, या इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो जो सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अंतिम परिभाषा में लॉ मेकर ने वर्चुअल डिजिटल एसेट को मेंशन किया है, जो कि हम यहां समझेंगे इसे। इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है सेक्शन 115 बीबीएच, सबसे ज्यादा चर्चा में है 115 बीबीएच, जो हमें क्रिप्टो करेंसी के टैक्स लायबिलिटी को बताता है। लेकिन आपको मैं एक बात समझा दूं कि ये सिर्फ ट्रांसफर के ऊपर जो इनकम आएगी उसके लिए सेक्शन 115 बीबीएच है 30%। लेकिन इसके अलावा और भी इनकम है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, और उस पर 30% टैक्स रेट नहीं आएगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो स्लैब रेट भी एप्लीकेबल होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। तो ऐसा नहीं है कि आपने इसे एक से हुआ बना लिया कि 30% टैक्स ही आएगा, 30% टैक्स ही आएगा। आपको इसे प्रॉपर वे में समझना पड़ेगा। तो 115 बीबीएच सिर्फ हम बात करते हैं यहां पर ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम की। और जब आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर से इनकम जनरेट करोगे तो 30% इसके ऊपर टैक्स आएगा, और कैलकुलेशन के समय आपकी इनकम जो कैलकुलेट की जाएगी, उस कैलकुलेशन के समय आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ माइनस करने दिया जाएगा, और बाकी कोई खर्चे ब्रोकरेज आपने पे किया है,
ट्रांसफर करते समय वो लेस नहीं होगा, कोई खर्चे लेस नहीं करने को दिया जाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी बेचकर आपको लॉस जनरेट हुआ, तो यहां साफ लिखा हुआ है कि अगर लॉस जनरेट हुआ तो हम लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लैप्स कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और कोई दूसरा लॉस, किसी और हेड में आपके पास लॉस है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ जाता है, जैसे बिजनेस में लॉस आ जाता है, कैपिटल गेन में लॉस आ जाता है, किसी और हेड में लॉस आ जाता है, और क्रिप्टो करेंसी से इनकम जनरेट हो रही है बेचकर, तो क्या दूसरे लॉस को आप इस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर है नो, नहीं कर सकते। नो सेट ऑफ लॉस from transfer of virtual digital asset computed under clause A of subsection 1 shall be allowed against the income computed under any other word यहां पर काट दिया गया है, पहले other word लिखा था फिर उसे हटा दिया गया, any provisions of this act। अगर अदर होता तो क्या दिक्कत आती कि सेम हेड से आप एडजस्ट कर सकते थे, कहीं से भी एडजस्ट नहीं कर सकते, ये लॉस कहीं से भी एडजस्ट नहीं होगा। ओके इसके बाद सेक्शन 194S जो वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी बताता है। तो अगर हम ठीक ठीक से समझें तो हमारे पास क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक तो डेफिनेशन है, दूसरा चार्जिंग सेक्शन है, किस रेट से टैक्स लगेगा बीबीएच, और तीसरा टीडीएस के प्रोविजन। तीन ही सेक्शन हैं अगर हम इसे डायरेक्ट हिट करें तो। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट हिट करते हो, चीजों को इनडायरेक्टली समझते हो और भी संभावनाओं को देखते हो, तो 56(2)(10) भी इसमें आ सकता है, 28 क्लॉज 4 भी इसमें शामिल हो सकता है। तो हम देखेंगे कैसे ये शामिल होंगे, समझेंगे इसे। तो ये एक इंटरप्रिटेशन बुक है, आप कभी भी इसे रेफर कर सकते हो बीच में। थोड़ा बहुत तो मैंने आपको यहां बता दिया किस हिसाब से लिखा हुआ है। जैसे टीडीएस में जब हम पढ़ेंगे टीडीएस के प्रोविजन, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। अभी हम कहां से पढ़ेंगे सर? फिर अभी हम पढ़ेंगे अपने डायनेमिक बुक से, जो हमारे लिए बहुत ही सिंपल कर देगा वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड प्रोविजन को। सबसे पहले हम डेफिनेशन में आते हैं। डेफिनेशन को समझने से पहले, डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 47A में मेंशन है, लेकिन उसे समझने से पहले आपको थोड़ी बहुत और जानकारी दे दूं। अगर हम करेंसी की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं ना, तो करेंसी की अगर हम बात करें तो दो तरह की करेंसी आप ब्रॉडली उसको अलग कर सकते हो, एक फिएट करेंसी और एक क्रिप्टो करेंसी। फिएट करेंसी जो कॉइन के रूप में है, जो करेंसी नोट के रूप में है, जिसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करती है फिजिकल फॉर्मेट में। तो जिसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिजिकल फॉर्मेट में इशू करती है, चाहे वो नोट है या कॉइन है, रुपी, डॉलर, यूरो, येन और भी दूसरे फॉरेन करेंसी आप यूज कर सकते हो, इसमें इंडियन करेंसी, फॉरेन करेंसी, ये फिएट करेंसी कहलाती है। और अगर यही लीगल टेंडर भी हो गई तो इसका मतलब ये हमारे प्रचलन में है, इसे आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। दोनों में फर्क थोड़ा सा समझ लीजिए, नॉट रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम, जस्ट फॉर योर नॉलेज। जैसे पुराने 500 रुपए के नोट जो पीले वाले थे, फिएट नोट तो वो भी है, फिएट करेंसी तो वो भी है, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि अब सरकार ने उसे डीमोनेटाइज कर दिया, उसे हटा दिया, प्रचलन से हटा दिया। तो जब उसे प्रचलन से हटा दिया तो वो अब एक्सेप्टेबल नहीं रहा। फिएट करेंसी है बट एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आज जो हमारे पास जो प्रचलन में करेंसी है वो लीगल टेंडर है, यानी फिएट करेंसी जिसको आप रिफ्यूज नहीं करोगे, रिफ्यूज नहीं कर सकते, वो लीगल टेंडर में होता है, उसको लीगल टेंडर बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी ठीक उसके अलग बन गया, फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में है। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी के जरिए ये जनरेट होता है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको ऑलरेडी होगी, लेकिन हमारे इनकम टैक्स के कानून में इसका नाम दिया गया है VDA,
VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट, VDA दो परिभाषा इसकी रखी है। ए, एनी इंफॉर्मेशन या कोड या नंबर या टोकन जो कि जनरेट किया जाता हो क्रिप्टोग्राफी के रूप में, क्रिप्टोग्राफी मेथड को यूज करके, जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफी मींस और अदरवाइज एंड कैन बी ट्रांसफर्ड, और वो ट्रांसफर किया जा सकता हो, स्टोर किया जा सकता हो इलेक्ट्रॉनिकली, ट्रांसफर किया जा सकता हो इलेक्ट्रॉनिकली, ट्रेड किया जा सकता हो इलेक्ट्रॉनिकली। इसको हमने क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया, एक्सेप्ट इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी। एक्सेप्ट इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी में नहीं आएंगे, चाहे ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड क्यों ना हो। ये क्रिप्टो करेंसी, ये VDA में नहीं आएंगे, ये क्रिप्टो करेंसी में नहीं आएंगे, इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी, इसको हटा दिया। दूसरा है NFT, नॉन फंजिबल टोकन, NFT। इसका इजाद, देखिए चीजें जैसे जैसे डेवलप होती है हमारे विश्व में, वर्ल्ड में, वैसे वैसे हमें टैक्स के प्रोविजंस भी बनाने पड़ते हैं। तो नॉन फंजिबल टोकन जो जनरेट हुआ, जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, वो डिजिटल पेंटिंग से आया, वहां से शुरू हुआ। आज की डेट में कई सारी चीजों के लिए ये आप NFT, आप टोकन ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो डिजिटल अगर पेंटिंग मैंने तैयार की है, बनाई है, और उसे डिजिटली बेचना चाहता हूं, तो वो तो कॉपी हो जाएगी भाई, कोई ना कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह कैसे साबित होगा कि वो मेरा ही बनाया हुआ है? इसके लिए मैं उसे रजिस्टर्ड कर देता हूं ऑनलाइन, और वो उसका टोकन जनरेट कर देता हूं, नॉन फंजिबल टोकन। अब मैं जब भी इस टोकन को बेचूंगा तो वो डिजिटल पेंटिंग बिक जाएगी, और जिसके पास ये टोकन होगा ये उसकी मलकियत, उसका ओनरशिप माना जाएगा। तो एक तरीके से ये पेंटिंग से इससे शुरुआत हुआ, आर्टिस्टिक वैल्यू के लिए जो ऑनलाइन चीजें चलती हैं। इसके अलावा और भी चीजों में इस्तेमाल होने लगा NFT, इसीलिए लिखा हुआ है NFT और अदर टोकन ऑफ सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर में एक हमने फैन टोकन पकड़ दिया, फैन क्लब जानते हैं ना, फैन क्लब। ये 3 मैंने IPL की टीम उठाए हैं, जहां पर इन तीनों ने 2021 में फैन टोकन इशू किया है, फैन टोकन इशू किया है। आप भी इसको खरीद सकते हो, ले सकते हो, खरीद बेच पॉसिबल है, इसका ट्रेड पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड कर सकते हो आप, इसको स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ये नॉन फंजिबल टोकन ही कहलाते हैं। ये फैन टोकन है, फैन क्लब है। अगर आपके पास ये है तो इन फ्यूचर जब भी इस टीम को लेकर कुछ ऐसी चीजें, ऐसा डिसीजन लिया जाएगा, जैसे कि उनके जर्सी का क्या डिजाइन होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, लोगों में क्या चेंजेस होना चाहिए, इस तरह के कुछ कोई भी डिसीजन है, तो वो फैन क्लब भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक अ शेयर होल्डर। आप शेयर होल्डर बन गए एक तरीके से, है ना। कुछ लिमिटेड एरिया में आपका डिसीजन भी उसमें काम आएगा। तो ये फैन टोकन कहलाता है। ये भी हमारे लिए नॉन फंजिबल एसेट, नॉन फंजिबल टोकन, ये भी हमारे लिए VDA कहलाएगा। तो VDA में आप कह सकते हो बेसिकली आज की डेट में लॉ मेकर ने VDA में 2 चीजें शामिल की हैं। एक, दो चीजें शामिल की हैं, एक क्रिप्टो और एक NFT। ये दोनों ही हमारे लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट माना जाएगा। अदर डिजिटल एसेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे वो भी हमारे लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट माना जाएगा। प्रोविजो भी समझ लीजिएगा ठीक से, क्योंकि हमने NFT पकड़ा है, तो NFT में कई बार कंफ्यूजन आ जाता है कि कुछ NFT ऐसे जनरेट किए जाते हैं जो टेंजिबल एसेट के लिए जनरेट होते हैं, जो फिजिकल टेंजिबल एसेट है उसके लिए जनरेट होते हैं। कोई भी मशीन है, कोई भी इक्विपमेंट्स है, पार्ट है, अगर वो मुझे बेचना है और मैंने उसे ऑनलाइन बेचने का सोचा है, तो मैं उसके लिए एक NFT जनरेट कर सकता हूं और NFT के जरिए उसको बेच सकता हूं।
एनएफटी यानी वो टोकन जिसको बेचूंगा वो उसका अधिकारी होगा। लेकिन यहां पर एनएफटी जो मैंने जनरेट किया है वो टेंजिबल एसेट के लिए जनरेट किया है, उस टेंजिबल एसेट के लिए जिसको कोई भी कानूनन तौर पर ये मेरा है, मैं ये साबित कर सकता हूं। इसके लिए मुझे ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई मशीन है तो वो इनवॉइस से मैं साबित कर सकता हूं कि वो मेरा है, तो वो यानी लीगली इन्फोर्सेबल है। ओनरशिप लीगली इन्फोर्सेबल है कि मैं बता सकता हूं कि ये मेरा है, या मैंने आपको ट्रांसफर किया तो आपका राइट उस पर निकल जाएगा, फिजिकल है। इसलिए अगर इन चीजों को भी हमने एनएफटी के जरिए बेचा है तो क्या ऐसे एनएफटी वर्चुअल डिजिटल एसेट में शामिल होंगे? नो, नहीं शामिल होंगे। तो प्रोविजो में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास राइट रखा कि वो चाहे तो एक्सक्लूड कर सकता है किसी डिजिटल एसेट को डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट से बाय नोटिफिकेशन। और दो नोटिफिकेशन यहां मैंने मेंशन किया है, 75 2022 में आया नोटिफिकेशन। जैसे 75 नोटिफिकेशन में है एनएफटी फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अंडरलेइंग टेंजिबल एसेट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज लीगली इन्फोर्सेबल। इसको हम नहीं मानेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट। गिफ्ट कार्ड आपको मिलता है, डिस्काउंट कूपन मिलता है, वाउचर मिलता है, माइलेज पॉइंट मिलता है। माइलेज पॉइंट, लॉयल्टी कार्ड, ये कार वगैरह की सर्विसिंग में यूज होता है, कार वॉशिंग में यूज होता है। आपको अगर लॉयल्टी कार्ड मिल गया तो आप कार वॉशिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पैसे बचेंगे। उसी तरह माइलेज पॉइंट भी आप कार सर्विसिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। कोई वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन आपने लिया है, कोई एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लिया है, अमेजॉन है, स्टार हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, इनका आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, इसे अगर आपने बेच दिया तो क्या ये सब वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा में आएंगे? द आंसर इज नो। ये सारी चीजें जहां यहां पर मेंशन है, ये गुड्स या सर्विस या डिस्काउंट को ऑब्टेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। गिफ्ट कार्ड है, वाउचर है, माइलेज पॉइंट है, लॉयल्टी कार्ड है, और भी इससे रिलेटेड सिमिलर मिलते जुलते नाम पॉसिबल है। ये वर्चुअल डिजिटल एसेट में नहीं आएंगे। यानी कुल मिलाकर सरकार ने कहा कि भैया नाम हमने चूंकि बदल दिया इसलिए कंफ्यूजन आप सबको ना हो, बात तो क्रिप्टो करेंसी की ही है, बात तो क्रिप्टो करेंसी की ही है। और जो नॉन फंजिबल टोकन है ये भी क्रिप्टो ही है, एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी ही है एक तरीके से। तो चलिए ठीक है, वर्चुअल डिजिटल एसेट हमने नाम दे दी। ये तो था हमारा डेफिनेशन। अब आते हैं हम आमदनी पर। आमदनी को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आपके मन में अगर सिर्फ ये बात बैठ गई है कि क्रिप्टो करेंसी को बेचकर ही आमदनी आ सकती है तो यह गलत है, इसको ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम आपकी बात को ही उठा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बेचकर जो इनकम आई, मैंने लिखा बेचकर, यानी जो आपने बेचा है कंसिडरेशन में, पैसे में बेचा है। तो सबसे पहले अगर आपने क्रिप्टो करेंसी को, मैं क्रिप्टो बोलूंगा, आप उसे एनएफटी भी समझेंगे, नॉन फंजिबल टोकन को भी इसमें शामिल रखेंगे। अगर मैंने क्रिप्टो बोला तो आप इंटरचेंजेबल मानकर चलिए, या तो मैं वीडीए बोलता रहूं, वीडीए वीडीए वीडीए, लेकिन ज्यादा फील नहीं आता। क्रिप्टो से तुरंत फील आ जाता है कि समझे, तो वीडीए की जगह मैं क्रिप्टो बोलूंगा, बट ये इंटरचेंजेबल है, मतलब हमने नॉन फंजिबल टोकन को भी इसमें शामिल रखा है। ठीक है, अगर आप क्रिप्टो बेचते हो, क्रिप्टो चल जाएगा ना, अगर आप क्रिप्टो बेचते हो तो बेचकर अगर इनकम जनरेट हो रही है तो पहले उसकी कैलकुलेशन समझिए। जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा था, बस ऐसे ही कैलकुलेट होगा। अगर आपने 10 लाख में बेचा, 6 लाख में खरीदा था, तो 4 लाख आपकी इनकम। बेचने में सर कुछ ब्रोकरेज दिया है सर, कुछ चार्जेस कट गए हैं बेचते समय, वो सब हमारे काम के नहीं है। जितने में खरीदा था और जितने में बेचा, इसका डिफरेंस आपकी इनकम होगी। और अगर इसकी कैलकुलेशन में लॉस आ गया, यानी आपने बेचा है 10 लाख में, खरीदा था 12 लाख में, तो 2 लाख का लॉस आ गया, तो ये लॉस हमारे कंप्यूटेशन का काम नहीं है, बेकार है। लॉस आ गया तो वहीं पर बंद कर दीजिए अपना काम, छोड़ दीजिए, या टैक्स में इसका कोई मतलब नहीं है, हटा दीजिए, इस लॉस को इग्नोर कर दीजिए। वेस्टेज, सर मान लीजिए सेम ईयर में फिर से प्रॉफिट और लॉस आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा ना, नहीं देखना, यही तो मजेदार बात है।
आपने क्रिप्टो करेंसी 7 लाख में खरीदा, 10 लाख में बेचा, फिर उसी वर्ष आपने क्रिप्टो करेंसी 12 लाख में खरीद के 10 लाख में बेचा, एक में बेचने में लॉस है, एक में बेचने में प्रॉफिट है, तो हम सर देख लेंगे? नहीं देखना है, एवरी ट्रांजैक्शन आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि आपने क्रिप्टो बेचा तो खरीदा कितने में था, इतने में खरीदा था, इतने में बेचा, अगर लाभ है तो आएगा, अगर हानि है तो वेस्टेज है। ठीक है, लाभ आएगा तो दूसरे कोई लॉस को आप इससे एडजस्ट नहीं करोगे, ये बात भी डिसाइड कर ली है। ठीक है, हर हाल में ये सर मतलब आप मानोगे नहीं, इस प्रॉफिट को आप टैक्सेबल करके रहोगे? बिल्कुल मैं टैक्सेबल करके रहूंगा इस प्रॉफिट को। अब इस प्रॉफिट को टैक्सेबल किस हेड में करें? अगर आपने क्रिप्टो को स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा है तो पीजीबीपी में जाएगा, और अगर आपने क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट में रखा है तो कैपिटल गेन में जाएगा, और कैपिटल गेन में इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से काउंट होगी, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी सेम और टैक्स रेट भी सेम। टैक्स रेट लॉन्ग टर्म होगी, शॉर्ट टर्म 30%, कैलकुलेशन सेल में से परचेस घटाइएगा, वही आंसर है। तो चाहे आप उसे लॉन्ग टर्म बोलिए, शॉर्ट टर्म बोलिए, दूसरे से सेट ऑफ अलाउड ही नहीं है, तो आप नाम कुछ भी दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने बता दिया, 36 मंथ की कंसिडरेशन करेंगे यहां पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को देखने के लिए। फिर से हो जाए, क्रिप्टो करेंसी को बेचकर हानि आया तो भूल जाइए, उसकी कोई कैलकुलेशन, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, उसका कोई बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। लाभ आया तो उस लाभ को आप टैक्सेबल कर दीजिएगा कैपिटल गेन की हेड में या पीजीबीपी के हेड में। अगर आप रेगुलरली ट्रेड करते हो, स्टॉक मान लेते हो, तो पीजीबीपी के हेड में, अदरवाइज कैपिटल गेन के हेड में। सर बढ़िया कौन सा होगा, आप सजेस्ट करिए सर, क्योंकि ये तो हमारे ऑप्शन पर है, हम बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट रखा है या स्टॉक। तो सर आप सजेस्ट कीजिए। अरे मैं क्या खाक सजेस्ट करूं, कोई भी कहीं भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कोई भी 1% कहीं भी फर्क नहीं पड़ना। अगर सेट ऑफ वगैरह भी अलाउड कर देते तो मैं आपको एक सजेशन दे पाता, यहां तो कुछ अलाउड ही नहीं है भैया। लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, पीजीबीपी हो, 30% टैक्स लेना है इस पे, तो आप कहीं भी ले जाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए खैर, ये तो हुआ क्रिप्टो करेंसी को बेचकर जो आया उसकी बात कर रहे हैं। अब समझिए, यही आप जानते हो जनरली, और ये टैक्सेबिलिटी, अभी हम टैक्स रेट पर नहीं आए, 30% टैक्स आएगा, अब उस पर नहीं आया। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि बेचेंगे तो इनकम निकाली कैसे जाएगी और किस हेड में टैक्सेबल होगा। अब सुनो आगे की कहानी। आपने जान रखा है कि गिफ्ट में रिलेटिव से, मैरिज पर गिफ्ट मिला तो छोड़ दीजिए, रिलेटिव से मिला तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज 50,000 से ऊपर गिफ्ट टैक्सेबल होता है, यह आप जानते हो आईएफओएस में। और इसके लिए सेक्शन लॉ मेकर ने बनाया 56(2)(10), क्या बोलते हैं इसे, 56(2)(10), 56(2)(10। अब क्या है, अगर हम इसे याद करें जो आपने पढ़ा है, तो इसमें अगर आपने मनी लिया है एज ए गिफ्ट तो टैक्सेबिलिटी आ जाती है। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ, लैंड बिल्डिंग लिया है गिफ्ट, तो टैक्सेबिलिटी आ जाती है। और लैंड बिल्डिंग आपने सस्ता खरीदा, अक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन बिलो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो भी टैक्सेबिलिटी आ जाती है। अक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन बिलो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, लैंड बिल्डिंग, तो भी टैक्सेबिलिटी आ जाती है। ओके, इसके अलावा इसमें था सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे आपने अगर गिफ्ट के रूप में प्राप्त किया है तो टैक्सेबिलिटी है, और सस्ता खरीदा है तो टैक्सेबिलिटी है। दोनों में क्या फर्क होता था याद करिए, यहां सस्ता हम देखते थे, चीपर रेट देखते थे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के कंसिडरेशन से, और यहां चीपर रेट देखते थे मार्केट वैल्यू के कंसिडरेशन से। सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी में हमारे लिए होता था डीपी साज एंड सिक्योरिटी, मतलब होता था ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, प्रेफरेंस शेयर, ये सब सिक्योरिटीज। अब इसके साथ लॉ मेकर ने जोड़ दिया है वीडीए। इंपैक्ट बताइए, इंपैक्ट बताइए। मैं आपको पूरा कुछ नहीं पढ़ा रहा आईएफओएस का, सिर्फ वीडीए को कनेक्ट कर रहा हूं।
लॉ मेकर ने सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी में वीडीए ऐड कर दिया। ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इसके साथ वीडीए जोड़ दिया। क्या प्रभाव होगा कि अगर आपने क्रिप्टो गिफ्ट के रूप में लिया है, इट विल बी टैक्सेबल इफ कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50,000, इफ मार्केट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000। और अगर आपने क्रिप्टो सस्ते में किसी से खरीद लिया है मार्केट वैल्यू से, अगर आपने क्रिप्टो मार्केट वैल्यू से सस्ते में खरीद लिया है और जो बेनिफिट है जितना सस्ता है वो 50,000 या उससे ज्यादा है पूरे साल में, अग्रीगेट, दैट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड अंडर द हेड आईएफओएस। और यह भी आपको याद होगा कि मान लीजिए आपने क्रिप्टो 30,000 सस्ते में खरीदा और एक पेंटिंग 40,000 सस्ते में खरीदा उसी वर्ष, तो वो पेंटिंग और क्रिप्टो सब मिलाकर देखेंगे 50 से ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगा। अग्रीगेट देखना होता है, ये बात आप जानते हो। तो ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड और क्रिप्टो, इन सब में से किसी को या एक से ज्यादा को आपने अगर मार्केट से सस्ते में खरीदा और डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन प्राइस एंड मार्केट प्राइस अगर वो 50,000 से ज्यादा है पूरे साल में, तो बेनिफिट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओएस। 56(2)(10) कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आइए क्रिप्टो, ये तो मैंने क्लियर कर दिया, यहां पर मैंने उसके लिए चार्ट ड्रॉ किया, आप चेक कर सकते हो ये चीज, अभी मैंने ये पढ़ाया आपको, चेक इट। इसके बाद अब आइए पीजीबीपी। सर ये एयर ड्रॉप क्या होता है, आपने पहले भी बताया था, एयर ड्रॉप क्रिप्टो ये क्या चीज है? जब आपको कोई नया क्रिप्टो मार्केट में आता है, भाई क्रिप्टो करेंसी आप जानते होंगे बहुत सारा नाम है क्रिप्टो करेंसी का, उसमें से कुछ प्राइमरी है और बाकी सब सेकेंडरी है। जितने भी क्रिप्टो करेंसी का नाम आप जानते हो उसमें से कुछ प्राइमरी क्रिप्टो है, बता दूंगा कौन कौन से प्राइमरी है, बाकी सब सेकेंडरी है, बाकी सब सेकेंडरी है। ओके, अगर कोई नया क्रिप्टो मार्केट में आया, नया क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आते रहते हैं, तो उसकी पॉपुलैरिटी के लिए क्रिप्टो वाले यानी जो कंपनी है जो लॉन्च करती है क्रिप्टो को, नए क्रिप्टो को, वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को। ये आपने जरूर सुना होगा कि आपने जैसे अकाउंट खुलवाया कुछ क्रिप्टो तो आपको मुफ्त में मिल गया, या नया क्रिप्टो आया तो वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सभी एग्जिस्टिंग जो जिन जिन ने अकाउंट खुलवा रखा है किसी ब्रोकर के पास, किसी एक्सचेंज के पास। क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए सेल बेच भी होता है, तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसे हम कहते हैं एयर ड्रॉपिंग, है ना। हवा से आपको बहुत सारी चीजें हम फ्री में मुफ्त में देते हैं। एयर ड्रॉपिंग कंसेप्ट वहां यूज होता है जैसे कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, बाहर से हम कुछ खाना या दवाइयां ये सब हम जब बाहर से ऊपर से फेंकते हैं ना हवा से, उस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया क्रिप्टो करेंसी में, एयर ड्रॉपिंग। एयर ड्रॉप क्रिप्टो का मतलब हुआ वेयर वर्चुअल डिजिटल एसेट इज एयर ड्रॉप, यानी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू इन्फ्लुएंसेस टू इंक्रीज विजिबिलिटी टू न्यू टोकन। नया टोकन आया मार्केट में, उसकी विजिबिलिटी के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी के लिए आपको कुछ फ्री में दे दिया जाता है। लॉ मेकर कहते हैं जो मुफ्त में मिला उसकी मार्केट वैल्यू आपके लिए या तो आईएफओएस है या पीजीबीपी है, या तो आईएफओएस ले लो या तो पीजीबीपी ले, एज ए गिफ्ट कंसीडर करके आईएफओएस में ले जाओ। और अदरवाइज अगर आप व्यापारी हो और स्टॉक के रूप में इसे रखते हो क्रिप्टो को, तो मुफ्त में मिली हुई चीज सेक्शन 28 क्लॉज नंबर 4 में परक्विजिट्स के रूप में, उसके बेनिफिट के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी में। तो एयर ड्रॉप के जरिए जो भी क्रिप्टो मिलता है, याद रखें आप सब, क्योंकि सबको जो जो क्रिप्टो में डील करते हैं उन सबको कभी ना कभी मिला होगा एयर ड्रॉप, वो पूरा का पूरा आपके लिए टैक्सेबल है। अगर आपने स्टॉक दिखाया है तो पूरा टैक्सेबल है, और अगर आपने स्टॉक नहीं दिखाया है तो फिर 50,000 की वैल्यू देखनी पड़ेगी पूरे साल में, अगर उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल है। यहां मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप उसे स्टॉक दिखाओ या इन्वेस्टमेंट, क्योंकि स्टॉक दिखाओगे तो एयर ड्रॉप पीजीबीपी में जाएगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट दिखाओगे तो एयर ड्रॉप आईएफओएस में एज ए गिफ्ट जाएगा। ओके, अब आइए सर इसमें एक माइनिंग वाली चीज आपने नहीं बताई। माइनिंग
जो लोग क्रिप्टो जनरेट करते हैं, माइनिंग करते हैं, जनरेट करते हैं, उनको भी क्रिप्टो कंसिडरेशन के रूप में, मेहनताना के रूप में, सर्विस चार्ज के रूप में दिया जाता है। उसका क्या होगा? माइनिंग में अलॉट होने वाले, जो भी क्रिप्टो माइनिंग करते हैं, उनमें अलॉट होने वाले क्रिप्टो की टैक्सेबिलिटी अलॉटमेंट पे नहीं होगी। उनकी टैक्सेबिलिटी होगी जब वो इसे बेचेंगे। बेचेंगे जितने में वो सेल वैल्यू, परचेज 0 पर हुआ है वो 0 ही लिया जाएगा, एंड डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। जैसे ऊपर मैंने बताया था, या तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल कीजिए या पीजीबीपी में टैक्सेबल। ओके, टैक्स रेट पर आ जाइए। अगर आपकी टैक्सेबिलिटी 28(4) में या 56(2)(10) में हो रही है तो उसे नॉर्मल इनकम माना जाता है, और नॉर्मल इनकम का टैक्स लगता है। अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म हो तो 30% टैक्स है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो स्लैब रेट है। तो ध्यान रहे, इनकम 2 हिस्सों में बांट दीजिए, आप ऐसा समझ लीजिए, बेचकर और अदरवाइज। क्रिप्टो की इनकम बेचकर और अदरवाइज। बेचकर आया तो 30% टैक्स है, अदरवाइज आया, बेचकर नहीं आया, अदरवाइज आया। अदरवाइज आया, जैसे आपने सस्ते में क्रिप्टो खरीद लिया, क्रिप्टो एयर ड्रॉप में मिल गया, क्रिप्टो गिफ्ट में मिल गया, तो वो टैक्सेबल अगर है तो वो नॉर्मल इनकम है और स्लैब रेट विल बी एप्लीकेबल। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो स्लैब रेट लगेगा, कंपनी हो, फर्म हो तो अकॉर्डिंगली जो रेट नॉर्मल इनकम पर चार्ज होता है वही लगेगा। तो फिर से समझ लीजिए, क्रिप्टो की आमदनी पर टैक्स रेट अगर एक बार में याद करना है, वैसे तो मैंने डिटेल में यहां पूरा दे रखा है, पूरा एक चार्ट बना रखा है, लेकिन अगर आपको इसका क्रक्स याद रखना है एक ही बार में, बेच कर आया तो 30% 115 बीबीएच में, और अदरवाइज अगर आपके पास इनकम आई तो वो नॉर्मल इनकम होगी, स्लैब रेट भी आ सकता है। पहले मैंने नॉर्मल इनकम दिखाया, उसके बाद दिखाया बेच कर आया, चाहे आप पीजीबीपी में ले जाओ, कैपिटल गेन में ले जाओ, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, रेट यही लगेगा इस सेक्शन में। अच्छा, ट्रांसफर किया आपने अगर कंसिडरेशन में, और कंसिडरेशन आपका पैसा नहीं, पैसा है, फिएट करेंसी है, तो दूसरा क्रिप्टो करेंसी है, तो आप उसके बदले गुड्स या सर्विस ले रहे हो, तो हर हाल में अगर आपने उसे बेचा है और बेचकर कंसिडरेशन आया है तो आपके ऊपर 30% ही टैक्स आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको क्रिप्टो दिया, बदले में आपसे मैंने फिएट करेंसी ली, बदले में आपसे मैंने क्रिप्टो करेंसी ली, बदले में आपसे मैंने कोई दूसरी गुड्स लिया, बदले में आपसे मैंने कोई सर्विस ली, तो इन सभी परिस्थितियों में बेचकर जो मुझे इनकम आई है उस पर मुझे 30% ही टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर क्रिप्टो करेंसी मैंने अक्वायर किया है मार्केट वैल्यू से कम पे, और वहां 50,000 से ज्यादा बेनिफिट है और वो आईएफओएस में चला गया, तो नॉर्मल इनकम, नॉर्मल टैक्सेबिलिटी। अगर क्रिप्टो करेंसी मुझे बिना कंसिडरेशन के मिला है माइनिंग रिवॉर्ड के रूप में, तो माइनिंग रिवॉर्ड अलॉटमेंट पे कुछ भी नहीं होगा, बेचने पे टैक्सेबल होगा। अगर एयर ड्रॉप है तो मिलते ही टैक्सेबल हो जाएगा, अगर नॉर्मली किसी से किसी को गिफ्ट मिला है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा और नॉर्मल इनकम मानी जाएगी। इसका मतलब नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। डेफिनेशन हो गया, कंप्यूटेशन हेड्स हो गया, टैक्स रेट क्लियर कर दिया। अब आता है टीडीएस प्रोविजन। देखिए, क्रिप्टो की टैक्सेबिलिटी तो असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनवर्ड है, यानी 1 अप्रैल 2022 से ही अप्लीकेबल है, लेकिन टीडीएस प्रोविजन की अप्लीकेबिलिटी 1 जुलाई 2022 से है, याद रखिए। और टीडीएस में सेक्शन 194(s) अप्लीकेबल हो रहा है, 194(s) 194(s) अप्लीकेबल हो रहा है। एक और आपको बात बता दूं, चलिए पहले इसको कवर कर लें, फिर एक और बात देख लेंगे। आपको याद है ना, जब आप टीडीएस पढ़ रहे थे तो टीडीएस में एक सेक्शन आपके पास आया था 194 और कनेक्ट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। टीडीएस में आप जब थे तो एक सेक्शन था
194 आर आ गया ना, आ गया। और यहां पर आप देखिए तो ये बिजनेस प्रोफेशन के सेक्शन 28 क्लॉज 4 को हिट कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर इन लोगों ने कोई बेनिफिट दिया है इनको 20,000 से ज्यादा का, तो टीडीएस 10% का रेट अप्लीकेबल होता है। मान लीजिए एयर ड्रॉप के रूप में क्रिप्टो करेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई और जिसके पास गया, मान लीजिए जिसके पास गया वो व्यापारी है, वो ट्रेडर है, क्रिप्टो का बिजनेस के रूप में कंसीडर किया जाएगा, तो उनके हाथ में यह टैक्सेबल हो जाएगा और सेक्शन 194 आर अप्लीकेबल हो सकता है। यानी जो दे रहे हैं उनको श्योर होना पड़ेगा कि इसके ऊपर टैक्स जमा हुआ है कि नहीं। ये 194 आर बाय चांस अप्लीकेबल हो गया, इस पर इंटेंशनली लॉ मेकर ने अप्लीकेबल नहीं किया है, तो एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम सोचे तो इसके चांसेस नहीं बनते हैं 194 आर के। बाय चांस अप्लीकेबल हो गया, तो इस पर जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक हमें इसे ग्रे एरिया में रखना पड़ेगा कि मे बी हो सकता है कुछ अप्लीकेबल हो जाए। ओके, क्योंकि एयर ड्रॉप जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया सबके ऊपर श्योर होना पड़ेगा कि 10% जमा हुआ है, और डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। पर देखते हैं अभी डेवलपमेंट क्या होगा, ये तो अभी आया ही है कुछ दिनों पहले। आइए हम मेन सेक्शन को ट्रिगर करते हैं। मेन सेक्शन टीडीएस का है 194S, जो कि अप्लीकेबल होता है बायर पर। बायर जिसने क्रिप्टो करेंसी बाई किया, खरीदा, बायर जिसने क्रिप्टो करेंसी खरीदा और कंसिडरेशन 50,000 से ज्यादा है या 10,000 से ज्यादा है, तो बायर को 1% टीडीएस काट के बाकी पैसा सेलर को देना है। बायर 1% टीडीएस काट के बाकी पैसा सेलर को देगा। तो किसकी जिम्मेवारी बनती है टीडीएस काटने की? बायर की। यहां आ जाइए, ठीक से समझ लेते हैं। वीडीए, ये आदमी बाई कर रहा है और ये है सेलर। अगर यहां से वीडीए यहां बेचा गया और इसके बदले इन्होंने पेमेंट किया है सेलर को, तो इस पेमेंट पर 1% टीडीएस कटेगा। पेमेंट पर 1% टीडीएस कटेगा। थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है? निर्भर करता है बायर छोटा है या बड़ा। अगर बायर छोटा है तो थ्रेशहोल्ड बड़ा है, और बायर अगर बड़ा है तो थ्रेशहोल्ड छोटा है। क्या मतलब हुआ सर? लॉमेकर कहते हैं कि अगर क्रिप्टो खरीदने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है जो बिजनेस करता ही नहीं, या इंडिविजुअल एचयूएफ है जो बिजनेस तो करता है लेकिन छोटा बिजनेस है उसका, पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर नहीं है बिजनेस का, और प्रोफेशन अगर करता है तो 50 लाख से ज्यादा नहीं है ग्रॉस रिसीट पिछले साल, तो या तो वो व्यापारी नहीं है या छोटा व्यापारी है। बायर या तो व्यापारी नहीं है या छोटा व्यापारी है। तो उनको हमने ये कहा कि अगर आप क्रिप्टो खरीदते हो 50,000 से ज्यादा की, तो टीडीएस काटना। अदर बायर को कहा, अदर बायर मतलब बड़ा बिजनेसमैन, ऐसा बिजनेसमैन, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, चाहे कंपनी हो, फर्म हो, एलएलपी हो, सब कोई ऐसा बिजनेसमैन जो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हो, या इंडिविजुअल एचयूएफ हो जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर 1 करोड़ से ऊपर, या प्रोफेशन है तो ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर है। तो हम ऐसा कहें और सिंप्लीफाइड कर देता हूं, बायर ऑफ क्रिप्टो को लॉ मेकर ने 2 हिस्सों में बांटा है। क्या वो स्पेसिफाइड पर्सन है? बायर ऑफ क्रिप्टो, क्या वो स्पेसिफाइड पर्सन है या अदर पर्सन है? कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई अदर पर्सन में आएंगे। इंडिविजुअल एचयूएफ स्पेसिफाइड पर्सन में भी आ सकते हैं, अदर पर्सन में भी आ सकते हैं।
इंडिविजुअल एचयूएफ जो बिजनेस नहीं करते वो स्पेसिफाइड पर्सन है, या बिजनेस करते हैं लेकिन लास्ट ईयर बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं था, या प्रोफेशन करते हैं और लास्ट ईयर 50 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसीट नहीं थी, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया स्पेसिफाइड पर्सन। अगर स्पेसिफाइड पर्सन है बायर तो 50,000 की लिमिट, और अगर बायर स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है तो 10,000 की लिमिट है क्रिप्टो करेंसी के खरीदने पर, जहां टीडीएस एप्लीकेबल होता है 1% के रेट से। तो ये तो हमने क्लियर कर दिया। अब दूसरी चीज क्लियर करता हूं। मान लीजिए बायर ने आपसे क्रिप्टो लेकर क्रिप्टो ही दिया है, तो क्रिप्टो काटेगा कैसे? मान लीजिए बायर ने आपसे क्रिप्टो लिया है और बदले में पैसे दिए हैं, तो वो काट लेगा। अगर बदले में पैसे नहीं दिए हैं, काइंड में दिया है, या कैश इनसफिशिएंट है टीडीएस काटने के लिए, तो बायर मेक श्योर कि टीडीएस सरकार को जमा हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि बायर मनी रिलीज करने से पहले, या जो भी काइंड में वो दे रहा है अगर वो रिलीज कर रहा है, कंसिडरेशन रिलीज करने से पहले सेलर से कहेगा कि आप इसके ऊपर 1% आप हमें दे दीजिए, हम सरकार को जमा कराएंगे, तभी हम रिलीज करेंगे आपका कंसिडरेशन अमाउंट। लॉ मेकर कहते हैं, ये चीज तो आपने किस में पढ़ा था, लॉटरी वगैरह में भी पढ़ा था, 30% का टीडीएस जहां था लिखा हुआ। यहां लिखा हुआ स्पेसिफाइड पर्सन के लिए 50,000 की लिमिट है, अदर पर्सन के लिए 10,000 की लिमिट है। कंसिडरेशन अग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर, अगर 10,000 या 50,000 ज्यादा है सिंगल पर्सन के लिए, और सेलर मस्ट बी रेजिडेंट। सेलर मस्ट बी रेजिडेंट। liable to deduct 1% TDS at the time of payment or credited whichever is earlier if consideration is in kind or insufficient cash to deduct TDS. Before releasing consideration, buyer must ensure that TDS has been deposited. ठीक है। अच्छा सर, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि सेलर कौन है, कैसे हम पता लगाएंगे सर सेलर कौन है? सेलर को हम जानते हैं तब ना। देखिए, अगर ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन हुआ है, ओवर द काउंटर का मतलब होता है बायर सेलर एक दूसरे को जानता है, तब तो टीडीएस का प्रोविजन लगना बड़ा आसान हो जाएगा। ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन में अगर बायर सेलर एक दूसरे को जानते हैं, तो बायर देख लेगा कि भैया सेलर रेजिडेंट होना चाहिए, बायर अपने आप को देखेगा कि वो स्पेसिफाइड पर्सन है कि अदर पर्सन है, लिमिट ध्यान रखेगा, अगर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आती है तो 1% टीडीएस काट के जमा करा देगा। कब तक जमा कराना है उसकी टाइम लिमिट हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन अगर ओवर द काउंटर ओटीसी नहीं है, एक्सचेंज के थ्रू सेल खरीद हो रहा है, बड़े सारे एक्सचेंज हैं हमारे देश में जो बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टो की खरीद बेच ऑथराइज करते हैं, तो उस केस में हम बेच रहे हैं हमें पता है, हम खरीद रहे हैं हमें पता है, लेकिन दूसरे पार्टी कौन है हमें नहीं पता, वो तो एक्सचेंज को पता है। इन दैट केस एक्सचेंज की सरकार ने जिम्मेवारी डाल दी है टीडीएस की, वो हम आगे समझेंगे सर्कुलर के जरिए। ओके, एक सेक्शन है जहां पर लिखा हुआ है कि अगर 194 ओ और एस दोनों लग रहा हो, अब ये मत कहिएगा कि 194 ओ ही आप भूल गए, ये रहा 194 ओ, आ जाओ भाई। ई कॉमर्स ऑपरेटर, यहां भी आप खरीद बेच करते हो, तो ऐसा चांस है कि आप क्रिप्टो में भी 194 ओ को अगर देखो तो मे भी क्रिप्टो में भी 194 ओ के लगने के गुंजाइश हो जाए। इन दैट केस क्या करना है, लॉ मेकर कहते हैं एस लगाओ जी, एस। ओ नहीं लगेगा, एस लगेगा। टीडीएस कब तक जमा करना है? आप जानते हो, टीडीएस चैप्टर पढ़ के आए हो, आपको मालूम है कि टीडीएस हर महीने की अगली 7 तारीख को, और मार्च वाला टीडीएस 30 अप्रैल को जमा होता है। लेकिन यहां पर लॉ मेकर कहते हैं कि अगर बायर स्पेसिफाइड पर्सन है तो उसको आप उसी नजरिए से देखिएगा जिस नजरिए से 194 आईए में देखते हो। 194 आईए में कैसे देखते हो? अगर वो जमीन मकान खरीद रहा होता है तो टीडीएस जिस महीने कटा उसके मंथ एंड से 30 डेज के अंदर अंदर जमा कराना है।
टीडीएस जिस महीने कटा उसके मंथ एंड के अगले 30 दिन तक जमा कराना होता है टीडीएस। यहां भी स्पेसिफाइड पर्सन को वही समय दिया गया। अगर आप दूसरे पर्सन हो तो अगले महीने की 7 तारीख या मार्च वाला 30 अप्रैल को आप जमा करा दो। स्पेसिफाइड पर्सन की परिभाषा यहां पर आप देख लो, और कुछ सर्कुलर है जो हमारे लिए जरूरी हो जाता है जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। एग्जाम ओरिएंटेड कितना है अभी हम नहीं कह सकते, बट नॉलेज पर्पस के लिए तो है। एग्जाम ओरिएंटेड तो अभी तक आपने पढ़ा, हल्का फुल्का एग्जाम में ही धीरे धीरे क्वेश्चन डालना प्रयास करेंगे। वो तो बहुत ज्यादा हैवी जो आपको मैंने पढ़ा दिया कि अदर सोर्सेज भी है, सस्ते में खरीदा, एयर ड्रॉप वाली केस, ये सब पढ़ा तो दिए जस्ट फॉर योर नॉलेज। और एग्जाम में अगर 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 आ गया तो उसको पकड़ लेना है। जनरल केस में क्या आएगा सर एग्जाम में? अरे वही एक आदमी क्रिप्टो खरीद कर क्रिप्टो बेचेगा, मे भी लॉस आ गया मे भी प्रॉफिट आ गया, आपको कैलकुलेशन करने को मिल जाएगा। और टीडीएस के प्रोविजन पूछ लेंगे, क्योंकि बायर सेलर का मामला है तो टीडीएस का प्रोविजन भी पूछा जा सकता है। तो चूंकि टीडीएस के प्रोविजन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए सीबीडीटी के कुछ सर्कुलर के कुछ हिस्से तो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला केस हम ले रहे हैं कि अगर एक्सचेंज के जरिए खरीद बेच हो रहा है, एक्सचेंज के जरिए खरीद बेच हो रहा है। बहुत सारे एक्सचेंज है हमारे देश में, आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको ढेरों एक्सचेंज मिल जाएगा। कुछ तो आप भी जानते होंगे, अगर आप क्रिप्टो में कभी डील किया हो तो आप जानते होंगे। एक एक्सचेंज इसमें हमने लिया है बाइबिट। बाइबिट ये एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज का नाम है, जो कि क्रिप्टो के खरीद बेच की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऐप के जरिए। तो मान लीजिए ये एक्सचेंज है और राम बायर है और गोपी सेलर है। तो समस्या समझिएगा, गोपी से यहां पर क्रिप्टो आ जाएगा राम को, राम पैसा गोपी को तो नहीं देगा, एक्सचेंज को देगा, और एक्सचेंज के जरिए वो गोपी को मिलेगा। तो पहला तो दिख रहा होगा कि राम ने पेमेंट किया एक्सचेंज को और एक्सचेंज ने अलॉट किया है राम को क्रिप्टो। तो देखा जाए तो यहीं पर 194 एस एप्लीकेबल हो सकता है, बट सीबीडीटी सर्कुलर कहता है कि यहां पर आप छोड़ दीजिए, मत एप्लीकेबल कीजिए, एक्सचेंज को कह दीजिए, क्योंकि मेन बायर कौन है पता नहीं, सेलर कौन है पता नहीं। एक्सचेंज इज रिस्पॉन्सिबल कि वो मेन सेलर को जब पैसा रिलीज करे तो उससे पहले टीडीएस काट ले 1%। केस नंबर 2, अगर बायर है मिस्टर राम और सेलर खुद ही बायबिट है, जरूरी नहीं है बायबिट खुद भी क्रिप्टो बेच सकता है, वही सेलर है, अगर वही सेलर है तब तो राम को टीडीएस काटना ही पड़ेगा। लेकिन बोथ केस में अगर 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 एक्सचेंज ये अग्री कर ले राम के साथ कि टीडीएस वो जमा करा देगा, आप उसकी टेंशन मत लो, तो राम दोनों ही केस में टीडीएस से मुक्त हो सकता है। क्योंकि देखिए जब हम एक्सचेंज के जरिए क्रिप्टो खरीद बेच करते हैं तो हम कहां तक हर ट्रांजैक्शन में कंसीडर करेंगे कि बायर कौन सेलर कौन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब हम एक्सचेंज में खुलवाते हैं अपना अकाउंट, बाइबिट में मैंने अपना अकाउंट खुलवाया तो वहीं अग्रीड हो गया कि बाइबिट ही रिस्पॉन्सिबल है हर सेलर को पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटने का। तो कभी मैं भी सेलर बनूंगा, अभी तो मैं बायर हूं, तो फिर मैं बायर हूं तो मैं टीडीएस नहीं काट रहा, बाइबिट ही टीडीएस काटेगा। जनरल केस में एक्सचेंज ही टीडीएस काटेगा। सेकंड में आइए, अगर काइंड में कंसिडरेशन है और काइंड खुद से एक क्रिप्टो है तो मामला उलझ जाएगा। अगर काइंड खुद ही एक क्रिप्टो है तो बहुत टेक्निकल ढंग से इसको डिस्कस करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं एग्जाम के लिए पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोला आपने, मतलब इंपॉर्टेंट है हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? ये बहुत ज्यादा ट्रिकी और टेक्निकल है, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में अभी ये पूछना चाहिए। लेकिन अगर पूछ दिया तब क्या होगा सर? मैं तो पढ़ा तो रहा हूं, पढ़ा तो रहा हूं और समझा भी दूंगा, बड़े प्यार से याद रहेगा तुम्हें, टेंशन मत लो। ओके सर, फिर तो इंपॉर्टेंट बोल दो ना सर, आप समझा ही देते हो तो इंपॉर्टेंट बोल दो। ऐसा नहीं है कि हर चीज जो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया वो सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होता। इंपॉर्टेंट में बार बार आप रिवाइज करोगे ना, उसके चक्कर में मत पड़ना, एक दो बार समझ के छोड़ देना है। क्या समझो, क्रिप्टो कितने टाइप के हैं हमारे आसपास आपको मालूम है? बहुत सारा क्रिप्टो है, बहुत सारा क्रिप्टो है।
उसमें सिर्फ 4 को प्राइमरी क्रिप्टो माना है हमारे इनकम टैक्स। 4 को प्राइमरी क्रिप्टो माना है। एक बिटकॉइन लिखा हुआ है यहां पर, देख लीजिए, इथरम, बिटकॉइन, एथरम, एथरम को ETH भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद USDT, ईथर, USDT, और एक USDC, USD कॉइन। ये 4 क्रिप्टो हमारे लिए प्राइमरी माने जाएंगे। इसके अलावा जितने भी क्रिप्टो हैं सब सेकेंडरी होंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्राइमरी ये है, बाकी सब सेकेंडरी हैं। अब मान लीजिए मैंने क्रिप्टो खरीदा और क्रिप्टो बेचा। पहले तो ये समझ लीजिए, अगर मैं एक्सचेंज को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, आप और मैं हैं, हम दोनों हैं, एक्सचेंज नहीं है बीच में। मैं अगर आपको बिटकॉइन आपसे खरीद रहा हूं और इथरम आपको दे रहा हूं, या कोई और, ये वाला ले लीजिए, सोलाना मैं आपको दे रहा हूं और आपसे बिटकॉइन खरीद रहा हूं, तो दोनों ही क्रिप्टो में है। तो एक तरह आप ध्यान दीजिए, तो मैं सेलर भी हूं और बायर भी हूं, दूसरी तरफ आप भी सेलर और बायर हो। तो जिस एंगल से मैं बायर हूं मैं टीडीएस काटूंगा, जिस एंगल से आप बायर हो आप टीडीएस काटोगे। दोनों को टीडीएस काट के जमा कराना पड़ेगा 1%। और काटने की व्यवस्था नहीं है तो हम दोनों एक दूसरे को ऑफर करेंगे कि 1% हमें दे दीजिए सेपरेटली ताकि हम जमा करा दें, तभी वो फंड रिलीज होगा। ये तो हुआ 1-to-1 OTC के अंतर्गत, ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शंस, जो कि जनरली हमारे पास अभी तो नहीं हो रहा। अभी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस तो एक्सचेंज के थ्रू होता है, एप्लीकेशन के थ्रू होता है। एप्लीकेशन में एक मैंने एग्जांपल में लिया है बायबिट, आप कोई भी एग्जांपल में ले लो। अब बायबिट से सरकार ने कहा है कि मान लो तुम्हारे साथ ऐसा हो कि क्रिप्टो और क्रिप्टो लेन देन हो रहा है, क्रिप्टो और क्रिप्टो का लेन देन हो रहा है, तो हर सेलर को देने से पहले तुम टीडीएस काटोगे, ये तो क्लियर है। लेकिन टीडीएस तुम क्रिप्टो में काट रहे हो। भाई मान लो अगर आप 6 क्रिप्टो दे रहे हो, 10 क्रिप्टो दे रहे हो, तो 1% जो भी बनता है पॉइंट, वो आपने क्रिप्टो में काट लिया, तो कम आपको क्रेडिट हुआ। क्रिप्टो यानी लाइक अ मनी, लाइक अ करेंसी, तो पॉसिबल है कि आप उसको काट सकते हो परसेंटेज के फॉर्म में, टीडीएस के फॉर्म में। तो काट तो लो आप क्रिप्टो में, आप क्रिप्टो में टीडीएस काटोगे तो टीडीएस रुपया में नहीं आपके हाथ में क्रिप्टो में होगा। अब इस क्रिप्टो को हमारी भारत सरकार को जमा मत करवा देना। लॉ मेकर सेज इस क्रिप्टो को जमा मत करवाना। जमा कब करवाना है? अगले महीने की 7 तारीख को। लेकिन रुको, कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। सर समझ नहीं आया तो दोबारा से समझा देता हूं। एक्सचेंज से सरकार ने कहा है कि एक्सचेंज भैया, जब आप क्रिप्टो में सेलर को दे रहे हैं कंसिडरेशन, तो क्रिप्टो में टीडीएस काटिएगा। क्रिप्टो में जब भी टीडीएस काटिएगा तो पता लगाइए कि ये क्रिप्टो प्राइमरी क्रिप्टो है या सेकेंडरी क्रिप्टो है। अगर ये प्राइमरी क्रिप्टो है तो पूरे दिन भर में जितना भी प्राइमरी क्रिप्टो आपने कलेक्ट किया है टीडीएस के रूप में, रात के 12 बजे उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दीजिए और अपने पास रख लीजिए। यही पैसा सरकार को जमा कराइएगा। अरे आप पेमेंट 2 लाख रुपए थोड़ी दे रहे हो कि 1% उसका 2000 होता है। आप 2 लाख रुपए नहीं दे रहे ना, आप 2000 मान लीजिए थेरन दे रहे हो, तीथर दे रहे हो, 2000 तीथर दे रहे हो। तो 2000 तीथर अगर आप पे कर रहे हो तो 1% इसका कितना होता है? 20 तीथर। 20 तीथर का क्या करोगे? सरकार को तीथर जमा कराओगे? रुपया जमा कराना है अगले महीने की 7 तारीख को, तो कैसे कराओगे जमा? सरकार कहती है दिन भर में जो टीडीएस आपने काटा, अगर वो प्राइमरी क्रिप्टो में है तो पूरे दिन भर का इकट्ठा करके रात के 12 बजे रुपीस में कन्वर्ट कर लीजिएगा और यही पैसा आप हमें जमा करा दीजिएगा। और अगर आपने जो टीडीएस काटा वो सेकेंडरी क्रिप्टो में है तो इमीडिएट उसी वक्त
आप उसे प्राइमरी क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लीजिए। इमीडिएट उसी वक्त आप उसे प्राइमरी क्रिप्टो में कन्वर्ट करके रख लीजिए और पूरे दिन भर का प्राइमरी क्रिप्टो टीडीएस वाला रात के 12 बजे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। यही हमें टीडीएस जमा कराइएगा। यहां पर मैंने डायग्राम अच्छे से बना दिया है, आप इसे देख सकते हो। बाइबिट अगर ये सोलाना में है, सेकेंडरी क्रिप्टो में है, तो इमीडिएट कन्वर्ट करेंगे प्राइमरी में, और अगर ये प्राइमरी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे दिन भर एक्यूमुलेट करो और रात के 12 बजे आप उसे रुपीस में कन्वर्ट कर लो, वही पैसा आप टीडीएस का जमा कराओगे। आगे लिखा है कि एस और क्यू दोनों लग रहा हो तो आप एस लगाइएगा। सीधी बात याद रखना है, एस के साथ कोई दूसरा सेक्शन लग रहा हो तो 194 एस ही आपके लिए प्रिवेल करेगा। आगे लिखा है कि मान लीजिए आपको पता लगाना हो कि टीडीएस काटना है और जो कंसिडरेशन है जीएसटी और कमीशन दोनों है उसमें, तब क्या कीजिएगा। लिखा हुआ है जीएसटी और कमीशन को एक्सक्लूड करके जो नेट कंसिडरेशन है उसी पर टीडीएस काटना है। जीएसटी कमीशन को हटाकर जो नेट कंसिडरेशन है उसी पर टीडीएस काटना है। पेमेंट गेटवे, अब बताइए मैंने आपसे क्रिप्टो खरीदा, आपने पैसा मांगा, पैसा मैंने दिया, अब पैसा जा रहा है रुपे के अंतर्गत या पे यू के अंतर्गत। पे यू भी एक गेटवे है, पेटीएम गेटवे है। तो जितने भी गेटवे हमारे देश में हैं जिसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट होता है, अगर पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर रहा है बायर, तो यहां कंफ्यूजन ये आएगा कि बायर इसको दे रहा है वो 1% काट ले और फिर ये इसको दे रहा है तो क्या ये भी 1% काटेगा। यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन, तो लॉ मेकर कहते हैं कि राम से कहिए कि वो टीडीएस काट लेगा, और पेयू में टेक अंडरटेकन फ्रॉम राम कि भाई तुम टीडीएस काट रहे हो ना। राम सेज हाँ हम टीडीएस काट रहे हैं, ठीक है फिर मैं नहीं काट रहा टीडीएस। और अगर राम से पेयू ने अंडरटेकन नहीं लिया तो पेयू को भी टीडीएस काटना पड़ जाएगा। इसलिए जनरली जो पेमेंट गेटवे है उसमें जब आप क्लिक करते हो और कहते हो अग्री, तो उस अग्री में वो भी मेंशन होता है कि आप इस पर टीडीएस काट रहे हो ना। हाँ ठीक है, फिर दैट इज ओके, आप काट रहे हो। फिर पेयू को टीडीएस आगे बिना काटे सेलर को पैसा दे देना है। ये लास्ट क्लैरिटी है कि अगर 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है हमारा ये 194S, तो जो आपने थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 और 50,000 की देखी है वो लिमिट क्या यहां के बाद अप्लाई होगा? आंसर है नो, वो पूरे साल के लिए देखा जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहां पर आपसे बिटकॉइन खरीदा है 40,000 का, तो वो 40,000 पर टीडीएस तो नहीं कटेगा, लेकिन यहां पर अगर मैंने 12,000 का और खरीद लिया तो 40 और 12 50 के ऊपर चला गया, टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरी तरफ और समझा दूं कि अगर यहां मैंने 60,000 का आपसे बिटकॉइन खरीदा है, आएगा 60,000 में बहुत कम आएगा। 60,000 में बिटकॉइन, 60,000 का बिटकॉइन खरीदा है आपसे, तो मैं टीडीएस नहीं काटूंगा बिकॉज ये एप्लीकेबल डेट के पहले की चीज है। लेकिन अगर मैं अब यहां पर आपसे 5,000 का भी बिटकॉइन खरीदूंगा तो चूंकि ये लिमिट क्रॉस कर गया इसलिए मुझे टीडीएस काट लेना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऑलमोस्ट प्रयास किया मैंने कि सारे प्रोविजन टच किए जाएं और आपको समझ आना चाहिए। लेटेस्ट डेवलपमेंट है हमारे देश का, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है।